हेलो मेरे प्यारे साथियों, आप लोग कैसे हैं? हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग की पढ़ाई लिखाई भी बहुत ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। विद्यार्थियों, मैं आप लोग के लिए एक बैच लाया हूं जिसका नाम है अभ्यास बैच। इस बैच में हम आपको मैथ और रीजनिंग, अर्थात मैं अविनाश, मैं आपको मैथ और रीजनिंग और मंगल सर आपको जीएस और हिंदी की क्लास लेकर आएंगे। ठीक है, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। आपको एकदम बेसिक से हाई लेवल तक सारी चीज़ें बताई जाएगी। ठीक है, आप लोग क्लास को देखिए और बताइए कि क्लास कैसा लग रहा है। और उसमें आप लोग को निश्चित ही आपको अच्छा ही लगेगा। और विश्वास मानिए, यदि आप क्लास देखते हैं तो आपको एग्जाम में काफ़ी हेल्पफुल साबित होगा। ठीक है, तो चलिए, हम लोग का जो कल का क्लास था, कल क्लास में बैटरी डाउन हो गई थी, इसीलिए अचानक सा वीडियो रुक गया और जितना ही वीडियो था उतना पड़ गया है। और अब आगे का वीडियो हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। आप इस बैच को ध्यान दीजिएगा, आप रेगुलर अपने बैच को देखते रहिए। जो अभ्यास बैच है आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ज़्यादातर बात ना करते हुए। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्या, जो हम लोग का टॉपिक कल छूट गया था उसको हम लोग स्टार्ट करते हैं, है ना। तो हम लोग ने कहाँ तक पढ़ा था? सम विषम तक पढ़ा था। ठीक है, ये हमारा संख्या पद्धति का है। एक वीडियो आप लोग का आ चुका है, दूसरा वीडियो है आज का। इसको भी आप लोग शेयर करिए अपने दोस्तों को, ताकि वो लोग भी लाभ पा सकें। ठीक है, तो आपको इसमें जीरो से हाई लेवल तक पढ़ाया जाएगा। जीरो टू हीरो बैच है आपका और इसका नाम दिया गया है अभ्यास बैच। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हम लोग पढ़े थे कहाँ तक? देखिएगा, हम लोग पढ़े थे सम विषम। हम लोग पढ़े थे सम विषम, सम संख्या, सम संख्या, सम संख्या के बारे में मैंने आप लोग को बताया था। ठीक है, विषम संख्या के बारे में मैंने बताया था कि विषम संख्या क्या होती है, सम संख्या क्या होती है। ठीक है, विषम संख्या क्या होती है, सम संख्या क्या होती है, इसके बारे में हम लोगों ने चर्चा ऑलरेडी कर चुका था। ठीक है, अब इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है इसको भी हमने सिखा दिया था आप लोग को कि जीरो की प्रॉपर्टी क्या होती है ना। तो अब हम लोग आगे बढ़ेंगे क्या, सम विषम के आगे भी थोड़ा सा रिवाइज कर देते हैं सम विषम को। ठीक है, इसकी सम और विषम की प्रॉपर्टी क्या होती है हमने बताया था क्या, यदि सम धन सम जोड़ते हैं तो क्या प्राप्त होता है? सम प्राप्त होता है। ठीक है, यदि सम धन सम करते हैं तो आपको क्या प्राप्त होगा? सम प्राप्त होगा। यदि सम धन विषम जोड़ते हैं, प्लस माइनस कर लीजिएगा, यहाँ पर प्लस या माइनस करेंगे तब भी आपको उतना ही प्राप्त होगा। सम धन विषम जोड़ेंगे तो आपको विषम प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा विद्यार्थी? विषम प्राप्त होगा। ठीक है, यदि विषम प्लस माइनस विषम जोड़ते हैं या घटाते हैं तो आपको क्या प्राप्त होगा? सम प्राप्त होगा। कैसे, समझिएगा। हमने बोला क्या, कोई एक सम संख्या लीजिए, उसमें सम संख्या ऐड करिए, जैसे 8 और धन 4 करिए, कितना हो गया? 12 हो गया। क्या यह 8 आपकी सम संख्या है? क्या 4 आपकी सम संख्या है? जोड़ने पे सम संख्या आया कि नहीं आया? तो यही है आपका एक सम, और एक सम जोड़ने पे आपका सम आता है। ठीक है, अब ध्यान रखिएगा, विषम, एक विषम और एक सम, कोई एक विषम अपने मन में संख्या लीजिए 7, उसमें हम क्या जोड़ दें? एक सम संख्या जोड़ दें 4, कितना आ गया? 11। क्या यह विषम संख्या है? विषम संख्या का नियम भी मैंने बताया था क्या, कि जो दो से डिविजिबल न हो, जो दो से विभाज्य न हो, वो क्या होती है? सम संख्या होती है, सॉरी विषम संख्या होती है, वो विषम संख्या कहलाती है। ठीक है, जो दो से विभाज्य नहीं होता है वो विषम संख्या कहलाता है। ध्यान देना आप लोग। ठीक है, अब ये विषम संख्या है। अब ध्यान देना है आप लोग को क्या, कि मल्टीप्लाई में भी होता है। देखिएगा, अगर सम संख्या का मल्टीप्लाई कराते हैं एक सम संख्या से तो आपको सम संख्या प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा विद्यार्थी? सम संख्या प्राप्त होगा। अगर सम संख्या का विषम संख्या में मल्टीप्लाई कराते हैं तो आपको भी सम प्राप्त होगा, वो भी यदि एक सम संख्या है एक विषम संख्या है। अगर विषम संख्या है और एक सम संख्या है तो यदि मल्टीप्लाई कराते हैं या गुणा कराते हैं तो आपको क्या प्राप्त होने वाला है?
सम प्राप्त होने वाला है। देख सकते हैं, आप चेक कर सकते हैं, देखिएगा यदि 2 का मल्टीप्लाई हम करा दें 3 में तो कितना प्राप्त होगा, 6 प्राप्त होगा। ठीक है, अब बताइए 6 आपका क्या है, सम संख्या है कि नहीं? ये 2 आपका क्या है, सम संख्या है, लेकिन 3 क्या है, विषम। एक सम और एक विषम का मल्टीप्लाई मैंने कराया तो हमको प्राप्त हुआ सम, यह नियम के अकॉर्डिंग। ठीक है, ये नियम के अकॉर्डिंग। अब समझिएगा, एक विषम का मल्टीप्लाई विषम से कराएंगे आप तो आपको क्या प्राप्त होगा, विषम प्राप्त होगा। ठीक है, एक विषम का एक विषम से मल्टीप्लाई कराएंगे तो आपको एक विषम संख्या प्राप्त होगी। कैसे, देखिएगा, अपने मन में आप कोई भी संख्या ले लीजिए, जैसे आप ले लीजिए 3 गुणे, ये 3 है, 3 गुणे 5, 3 भी आपकी विषम है और 5 भी आपकी विषम है। यदि इसका मल्टीप्लाई कराते हैं तो आपको क्या प्राप्त होता है, 15 प्राप्त होगा। कितना प्राप्त होगा विद्यार्थी, 15 प्राप्त होगा। ठीक है, तो 15 आपका क्या है, विषम संख्या है। विषम संख्या का एक और नियम आप याद कर सकते हैं अपने मन से, एक और नियम याद कर सकते हैं कि जिस संख्या के अंतिम अंक या इकाई अंक कह सकते हैं 1 हो, 3 हो, 5 हो, 1 3 5 7 9, अगर ये इकाई अंक 3 1 3 5 7 आता है तो विषम संख्या होती है, वो 110% विषम संख्या होगी, इसमें कोई शक नहीं है। ठीक है, तो यह विषम संख्या होगी। ठीक, अब आगे बढ़ा जाए, देखिएगा आपको यह प्रॉपर्टी याद रखना है क्योंकि इस पे क्वेश्चन बनेंगे, हम आपको प्रैक्टिस भी करवाएंगे। ठीक है, इस पे हम आपको प्रैक्टिस भी करवाएंगे, एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन इस पर। ठीक है ना, तो हम लोग बड़ी बड़ी चीज़ों को ध्यान देते हैं, छोटी छोटी चीज़ों को हम लोग इग्नोर करते हैं, लेकिन हम लोग को इग्नोर नहीं करना है, क्वेश्चन आपका यहीं से फंसेगा। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, ध्यान दीजिएगा। अब अगला स्टेप क्या रहेगा हम लोग का, सम हो गया, विषम हो गया, अब प्राकृतिक संख्या भी हमने पढ़ा दिया आप लोग को, और पूर्ण संख्या, पूर्णांक, सब कुछ मैंने पढ़ा दिया। अब बचता है इंटीजर के 2 भाग में बांट सकते हैं क्या, इंटीजर को फिर पुनः 2 भाग में बांट सकते हैं, इंटीजर को पुनः आप 2 भागों में बांट सकते हैं, इंटीजर को 2 भागों में बांटा जा सकता है क्या, समझिएगा। एक आप प्राइम नंबर के बारे में जानते होंगे, इसका पार्ट हम लिख लेते हैं प्राइम नंबर, प्राइम नंबर जिसको कहा जाता है अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। और एक होता है भाज्य संख्या जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं कंपोजिट नंबर, इंग्लिश में कहा जाता है उसे कंपोजिट नंबर। ठीक है, इसको इंग्लिश में कहते हैं कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर। इसकी हिंदी होती है भाज्य संख्या, भाज्य संख्या। कंपोजिट नंबर की हिंदी होती है भाज्य संख्या और प्राइम नंबर की हिंदी होती है अभाज्य संख्या। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग प्राइम नंबर की परिभाषा की। आप लोग बेसिकली आप लोग जानते होंगे प्राइम नंबर की परिभाषा, आप लोग भी बताते होंगे, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं प्राइम नंबर की परिभाषा को, कि जो संख्या स्वयं से और 1 से विभाज्य हो जाए वे क्या कहलाते हैं, प्राइम नंबर कहलाते हैं। आप लोग ये भी जानते होंगे, लेकिन अब हम लोग एक नई परिभाषा को हम लोग सीखेंगे जिससे हमारे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, जिससे हमारे क्वेश्चन बनते हैं उस परिभाषा को हम लोग जानेंगे, हालांकि इसको भी लिखना है हम लोग को, लेकिन उसको भी साथ में लेकर चलना है। ठीक है, तो देखना है, इस परिभाषा को भी लिख सकते हैं कि जो संख्या, इस परिभाषा को भी लिखा जा सकता है, जो संख्या 1 से और स्वयं से विभाज्य हो, विभाज्य हो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। उसे क्या कहेंगे विद्यार्थी, अभाज्य संख्या कहेंगे। ठीक है, इसकी दूसरी परिभाषा भी दे सकते हैं, इसकी एक और परिभाषा होती है, इसकी एक और परिभाषा होती है, उसको भी सीख लेते हैं हम लोग।
देखिएगा ये बहुत ही महत्वपूर्ण है जो परिभाषा हम बताने जा रहे हैं, ये आप गौर से नोट कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। तो लिखना है क्या, लिखना है ऐसी संख्या जिसके, ऐसी संख्या जिसके केवल दो गुणनखंड हो। कितने गुणनखंड विद्यार्थी, दो गुणनखंड हो, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। उसे कौन सी संख्या कहेंगे, अभाज्य संख्या कहेंगे, ठीक है। अब समझना है क्या कि होती है कौन कौन सी अभाज्य संख्या। देखिएगा इसको लिखना भी है आप लोग को, तो लिखिएगा आप लोग अभाज्य संख्या क्या क्या होती है। दो से प्रारंभ होती है, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 और 23, 29, 31 और 37, 41, 43 और 47, 53 और 59 और 61, 67, 71, 73 और इसको कह सकते हैं 73 है आपका 79, 83 और 89, 87 नहीं होगा क्योंकि वो 3 से विभाज्य होगा, या आप 29, 3, 87 भी कर सकते हैं, ठीक है, इससे अविभाज्य होगा। और आपका है आखिरी 97। यदि इसे आप काउंट करते हैं तो आपको कितनी संख्या मिलेगी, 25 संख्या मिलेगी। यदि आप इसको सभी को काउंट करते हैं तो आपको 25 संख्या मिलने वाली है। तो देखिएगा कौन कौन सी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25। ये आपकी 25 संख्याएं क्या है, जो कि अभाज्य है। इसको आप लोग नोट कर सकते हैं। या पूछ देता है कि बताइए कि 50 और 60 के बीच कितनी अभाज्य संख्या होती है। ये भी पूछ देता है कि बताइएगा कि 70 और 100 के बीच कितनी अभाज्य संख्या होती है। ये भी पूछ देगा कि 100 से 120 के बीच कितनी अभाज्य संख्या होती है। इस पे आए हुए बेसिस क्वेश्चन है जो हम लोग हल करेंगे, ठीक है। आपको समझना है, धीरे धीरे उसको नोट भी करते हुए जाना है, ठीक है। मात्र वीडियो देखने से आप कुछ नहीं सीख सकते यदि आप उसको नोट नहीं करते हैं, प्रैक्टिस नहीं लाते हैं। देखिए मैथ पढ़ रहे हैं उसके साथ आप अपनी प्रैक्टिस भी करते रहिए, ठीक है, जो कि हम प्रैक्टिस बैच भी लाएंगे आपके साथ, तो समझिएगा। देखिएगा तो नोट में आपको लिखना है क्या, नोट में लिखना है कि 1 से 100 तक 25 अभाज्य संख्या होती है। ये तो आप लोग जानते होंगे अभाज्य संख्या होती है। ठीक है, 1 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्या होती है बच्चे, 25 अभाज्य संख्या होती है। और यहां पर भी ये भी कर सकते हैं 1 से 50 तक कितनी अभाज्य संख्या, 10 अभाज्य संख्या, ठीक है। लेकिन हम बात करते हैं जब 1 से 50 तक 10 हो गया, तो बताइएगा 50 से 100 तक कितनी होगी, बताइए 50 से 100 तक आपकी संख्या होगी कितनी, 10 नहीं ये 15 होती है, सॉरी 15 होती है, ये 15 होती है, 15वां संख्या। और 50 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्या होती है, 10। जब उधर 15 हो गया तो बताइए कितना हो गया, इधर 10 होगा, 10 अभाज्य संख्या, ठीक है, ठीक है ना। अब बात यहाँ पे आती है आगे कि अगला नोट लिखना है आपको, समझिएगा अगला नोट लिखना है। अगला नोट इस प्रकार से रहेगा आपका कि दो ऐसी संख्या है जो सम भी है और अभाज्य भी है, ठीक है।
दो सम भी है और अभाज्य भी है। अब अगला हम लोग को नोट करना है क्या, कभी कभी एग्जाम में इस प्रकार से क्वेश्चन आ जाता है कि बताइए प्रथम तीन अभाज्य क्रमागत संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। प्रथम तीन अभाज्य क्रमागत संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। तो ऑप्शन यदि मैं आपको दे दूं, यदि ऑप्शन दूं मैं कि बताइएगा, आपका पहला ऑप्शन 30, दूसरा ऑप्शन हम ले लेते हैं 135, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन 105 और डी ऑप्शन क्या होगा, नन, इनमें से कोई नहीं। तो आप कौन सा मारेंगे, आप मारेंगे क्या 30 मारेंगे, क्या मारेंगे 30, लेकिन है क्या आंसर, गलत रहेगा आपका। कैसे गलत रहेगा, इसको भी ध्यान दीजिए, गलत है लेकिन कैसे है गलत, इसको ध्यान देना है। इसलिए मैं कह रहा हूँ ना, बेसिक चीजें जानना बड़ा अति आवश्यक होता है। यदि आप मैथ पढ़ते हैं तो बेसिक ज्ञान होना चाहिए, यदि बेसिक ज्ञान नहीं है तो बड़ी समस्या होती है, ठीक है। तो बेसिक ज्ञान होना चाहिए। देखिएगा, आपका प्रथम तीन क्रमागत संख्या क्या होती है, आप लोग लिखेंगे कैसे होंगे कि 2 3 5, तो कहेंगे 2 3 6 और 6 5 30 सर, आपका हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा 30। बट ऐसा नहीं है, आपका राइट आंसर क्या होगा 105 होगा, जो कि सी ऑप्शन होगा। लेकिन कैसे होगा सी ऑप्शन, इसको भी आप जान जाइए, समझ लीजिए कैसे होगा, ठीक है। मैंने क्या बोला कि प्रथम तीन क्रमागत अभाज्य संख्या का गुणनफल, प्रथम तीन क्रमागत अभाज्य संख्या का गुणनफल। तो प्रथम तीन अभाज्य क्रमागत संख्या क्या होगी आपकी, एक 3 होगी, 5 होगी और 7 होगी। अब कहेंगे सर कैसे, हमारी अभाज्य संख्या तो 2 से स्टार्ट होती है, 2 3 5 होगा। लेकिन क्रमागत का मतलब होता है मेरे विद्यार्थी, क्रमागत का मतलब होता है क्या कि उसमें अंतर क्या हो, समान हो। अंतर क्या हो, समान। जो क्रम में जो अंतर है वो क्या हो, समान हो, वो होती है क्रमागत। क्या सभी संख्याओं को हम अपने मन से कुछ भी लिख दे वो क्रमागत में आ जाएगी, नहीं, वो क्रमागत के अंतर्गत नहीं आती है। क्रमागत का मतलब ये होता है कि उसके जो समांतर हो, जो अंतर हो, सर्वांतर या अंतर भी कह सकते हैं आप, वो क्या हो, समान हो, उनके बीच का अंतर क्या हो, समान हो, वो क्रमागत होगी, न कि ये क्रमागत होगी। ये क्रमागत नहीं होगी। आपकी यही दो संख्याएं हैं प्रथम तीन, तो 1 2, तो कितना हो जाएगा 105, गुणा कराते हैं आप तो 105 आ जाएगा राइट आंसर, ठीक है। इस प्रकार से गलतियां हो जाती हैं, तो इसी गलतियों को सुधारने के लिए हमने आप लोग के लिए बैच लाया है। तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और वीडियो को पूरा देखिएगा। यदि आपको मैथ सीखना है अच्छे से तब, यदि मैथ सीखना है तब, नहीं सीखना है तो ऊपर ऊपर देखने से कुछ नहीं होने वाला, ध्यान रखिएगा। इस साल मेहनत कर रहे हैं, फिर अगली बार फिर मेहनत करेंगे, तो बेहतर है कि एक बार दिलो जान से मेहनत की जाए, ठीक है। समझ में आ रहा है ना, क्योंकि आप यदि यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे होंगे तो उसमें हिंदी, मैथ और रीजनिंग का काफ़ी बड़ा रोल होता है, ये आपके नंबर्स बढ़ाते हैं। यदि आपका ये सही है और जीएस में भी आप कुछ सही हैं तो आप काफ़ी हद तक अपने मुकाम को हासिल कर लेते हैं, ठीक है। तो चलिए, तो इसी को हम ध्यान में रखते हुए ये क्लास लाए हैं। तो देखिएगा, आपके प्रथम लिखना है क्या, प्रथम तीन, प्रथम तीन क्रमागत अभाज्य संख्या कितनी होगी, कौन कौन सी, 3 होगी, 5 होगी और 7 होगी। 3 5 7 है, क्या है विद्यार्थी, 3 5 और 7 है, ठीक है। ये है आपकी अभाज्य संख्या का वैल्यू। लेकिन अब समझना है क्या, ये जो खासियत है अभाज्य संख्या की, इसमें एक और खासियत है क्या कि जितनी भी अभाज्य संख्याएं हैं वो किस फॉर्म में होती हैं। आप पूछेंगे सर इसका कोई फार्मूला होता है निकालने का, नहीं, इसका कोई फार्मूला नहीं होता है। बट आप यहाँ एक फार्मूला दे सकते हैं, क्या, जितनी भी अभाज्य संख्या हैं, कभी कभी आ जाता है एग्जाम में, जितनी भी अभाज्य संख्या हैं, जितनी भी अभाज्य संख्या हैं वे 6 के प्लस माइनस 1 के फॉर्म में होंगी, के रूप में होगी। जितनी भी आपकी अभाज्य संख्याएं हैं आपके 6 के प्लस माइनस 1 के फॉर्म में होंगी। ये सभी संख्याओं की बात नहीं कर रहा है, ये आपकी उसी संख्या की बात कर रहा है जो आपकी अभाज्य है।
जैसे मैं अगर यहाँ अपवाद के रूप में लिखूं तो आप कहेंगे सर यहाँ पे आपके दिमाग में आएगा एक चीज, क्या कि सर जी 6k प्लस माइनस 1 का मतलब क्या हुआ कि k का आप कोई मान रखिए, आप ला सकते हैं अभाज्य संख्या, लेकिन ऐसा नहीं है, आप वही संख्या ला सकते हैं जो अभाज्य है। लेकिन आपके दिमाग में ये चल रहा होगा कि सर यहाँ पे 6 गुणे 5 करेंगे और माइनस 1 करेंगे तो कितना आएगा, 24 आएगा। लेकिन आपने तो गलत बता दिया, ये तो इस पे अप्लाई नहीं हो रहा है। आपके दिमाग में आएगा कि सर इसमें अप्लाई नहीं हो रहा है कि ये 6 के प्लस माइनस मैंने किया तो ये तो फॉलो करना चाहिए, लेकिन फॉलो नहीं किया। लेकिन हमारी बातों को आपने गौर नहीं किया, क्या कि हमने क्या बोला कि जितनी भी अभाज्य संख्या है, जो भी अभाज्य संख्या है, इसमें कोई भी अभाज्य संख्या उठा लीजिए या जितनी भी अभाज्य संख्या होती हैं वे किसके फॉर्म में होती हैं, सारी के सारी किसके फॉर्म में होती हैं, 6 के प्लस माइनस 1 के फॉर्म में होती हैं। ठीक है, ये इसी फॉर्म में होती है, 6 के प्लस माइनस 1 के फॉर्म में होती हैं। ठीक है मेरे प्यारे भाई, तो आप समझ गए होंगे। अगर ये समझ गए होंगे तो आप कमेंट में एस लिखिए या वाई लिखकर कमेंट करिए कि हाँ हमें समझ में आ गया सर। ठीक है, यदि समझ में आ गया तो हम आगे बढ़े। देखिएगा, आपको अब सीखना है, क्या सीखना है, यह कंपोजिट नंबर। क्या सीखना है, कंपोजिट नंबर। देखिए हम लोग को कंपोजिट नंबर अब हम लोग को पढ़ना है। कंपोजिट नंबर क्या होता है, थोड़ा इसको गौर करिएगा। कंपोजिट नंबर कैसे आप इसकी परिभाषित करेंगे, इसको कंपोजिट नंबर को कैसे परिभाषित करेंगे, इसको बड़े आराम से परिभाषित कर सकते हैं। जैसे आपने इसकी दूसरी परिभाषा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यह जो परिभाषा मैंने बताया ये इंपॉर्टेंट है, ये वाली है। ये वाली जो परिभाषा है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में। ठीक है, आप कोई भी एग्जाम देने जाएंगे उसमें अगर बेसिक से पूछा आभाज्य संख्या से तो इससे क्वेश्चन जरूर बनता है, और आप लोग देखे भी होंगे और मैं आपको दिखाऊंगा किस किस एग्जाम में आया हुआ है क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए इसको पढ़ लेते हैं। कंपोजिट नंबर, कंपोजिट मतलब भाज्य संख्या। भाज्य संख्या का मतलब आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि वो विभाज्य हो किसी से। आप इस तरह भी बता सकते हैं कि ऐसी संख्या जो स्वयं से किसी न किसी संख्या से विभाज्य हो, स्वयं और एक के अलावा किसी और संख्या से विभाज्य होगी, वो क्या कहलाएगी, भाज्य संख्या कहलाएगी। ये तो आप पढ़े ही होंगे। लेकिन एक और होता है इसका नियम, इसका एक और परिभाषा होता है जिसको हम लोग को जानना अति आवश्यक है। तो देखिएगा, सीखना है हम लोग को क्या कि भाज्य संख्या। तो भाज्य संख्या लिखना है, क्या इसकी परिभाषा, ऐसी संख्या, ऐसी संख्या, ऐसी संख्या जिसके 3 या 3 से अधिक, 3 या 3 से अधिक गुणनखंड हो वे भाज्य संख्या कहलाती है, वे भाज्य संख्या कहलाती है। कौन सी संख्या कहलाएगी, भाज्य संख्या कहलाएगी। इसके क्या है, देखिए इसमें और इसमें थोड़ा सा अंतर है। इसमें केवल 2 गुणनखंड होगा, केवल और केवल कितने गुणनखंड होंगे, 2 गुणनखंड होंगे। लेकिन भैया इसमें 3 या 3 से अधिक गुणनखंड होते हैं। इसमें 3 या 3 से अधिक गुणनखंड होता है, लेकिन इसमें 2 गुणनखंड होता है। तो जैसे में आप लिख सकते हैं, क्या जैसे अगर मैं आपसे पूछ दूं कि सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है, सबसे छोटी सम भाज्य संख्या क्या है, ऑप्शन में दे दूं कि 2 4 6 8, 2 4 6 8 सबसे छोटी सम भाज्य संख्या। मैं कह दूं सबसे छोटी सम भाज्य संख्या, तो आप क्या बताएंगे कि सर 2 होती है। बट आपका आंसर क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। क्यों, आप ये सोच के लगाए होंगे कि 2 तो सबको विभाजित करता है ना, लेकिन 2 के कहाँ फैक्टर 3 से अधिक हो रहे हैं। ये तो केवल एक से और स्वयं से विभाज्य हो रहा है, लेकिन विभाज्य करना और विभाज्य होना स्वयं से ये अलग बात होती है। विभाज्य करना ये विभाज्य किसी संख्या को करेगा, लेकिन विभाज्य होना तो यह किसी न किसी संख्या से विभाज्य होना चाहिए। लेकिन हमने क्या बोला, यह स्वयं से भाज्य संख्या की एक परिभाषा जो आप लोग को याद हो, आप इस प्रकार से याद किए होंगे कि ऐसी संख्या जो एक से और स्वयं के अलावा किसी और संख्या से विभाज्य हो, इस प्रकार से आप लोग याद किए होंगे, मुझे पता है। लेकिन इसीलिए मैंने ये चीज बताया ना कि आपको ऑप्शन में मिल जाए कि 2 4 6 8, बताइए इसमें सबसे छोटी संभाज्य संख्या क्या है, तो आप पहले आपका ऑप्शन जाएगा क्या, 2, और जो गलत होता है ऑप्शन वो सबसे पहले आता है, ध्यान देना है। तो यहाँ पर
लगेगा कि आपको सही है, लेकिन ये गलत है। सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होती है आपकी? 4 है। और 4 कैसे है? ये वाला सही है। कैसे सही है इसको देखिएगा, कैसे सही है। लिखना है, नोट में आपको लिखना है, सबसे छोटी सम भाज्य संख्या क्या है भैया? 4 है। अगर मैं यहीं पे बात करूं और बड़ी की बात करें तो बड़ी तो बहुत सारी हो सकती है। अनंत को हम दे सकते हैं मान, या आप ज्ञात ही नहीं कर सकते बड़ी की। ठीक है, अब यहां पर देख देख लीजिए कि एक और क्वेश्चन बनता है यहाँ पे, सबसे छोटी, अब सम है तो विषम भी होना चाहिए, है ना? विषम भाज्य संख्या। अगर मैं पूछूं सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या क्या है, तो मैं ऑप्शन दे दूं आपको, 1, 3, 5, 9। तो आपके दिमाग में क्या जाएगा? एक तो काटता है सबको, इसलिए एक होना चाहिए, और विषम भी है। बट ऐसा नहीं है, ये आपका विषम तो है लेकिन आपकी भाज्य नहीं है। हमने परिभाषा के अकॉर्डिंग आपको समझाने का प्रयास किया, क्या कि अगर किसी संख्या के 3 या 3 से अधिक गुणनखंड हो, वे संख्या क्या कहलाती है? भाज्य संख्या कहलाती है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? ये भाज्य संख्या कहलाती है। तो इसके 3 गुणनखंड कहाँ हो रहे हैं? ये तो बस केवल स्वयं से कट रहा है ना? ये भी 1 और 3 से विभाज्य होता है। ये भी कितना? 1 और 5 से विभाज्य। इसके दो दो गुणनखंड हो रहे हैं, लेकिन इसके 3 गुणनखंड होंगे। कौन कौन से? एक होगा, एक 3 होगा, एक स्वयं होगा। मैंने बोला ना, एक से और स्वयं के अलावा किसी और संख्या से विभाज्य होगा, वो क्या कहलाता है? भाज्य संख्या कहलाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन आए हुए हैं कि सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या, लोग गलत कर करके आ गए हैं। ठीक है, लोग गलत कर करके आ गए हैं, वहां पे समझ में नहीं आया है कि करें तो क्या करें। ठीक है, और बड़े खुश होकर आए हैं कि हमारा आंसर सही हुआ है। बट जब आंसर की मिलाए हैं तो उसका उन लोग का आंसर गलत आया है। तो बाद में समझ में आया कि हाँ, अविनाश सर सही बता रहे थे कि सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या क्या होती है? 9 होती है। और सबसे छोटी सम भाज्य संख्या क्या होती है? 4 होती है। ठीक है, अगर यहीं पे अभाज्य संख्या की मैं बात करूं, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है? 2 होती है। अगर सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या मैं पूछूं तो 2, और सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या मैं पूछूं तो 3 होती है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं, सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या 3, और सबसे छोटी विषम नहीं सम भाज्य संख्या अभाज्य। समझिएगा, सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या 2, सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या 3। देखिएगा, यहाँ 2 से स्टार्ट होता है, ये 2 से स्टार्ट होता है भैया। ठीक है, ये 2 से स्टार्ट होता है, 2 है सबसे छोटी, ये सम है, और ये 3 विषम है। ठीक, समझना है। तो आई होप कि इतना चीज़ आपको समझ में आया होगा। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, इसको नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, चलिए अब अगले टॉपिक पे हम लोग आते हैं। ठीक है, अगर मैं प्राइम नंबर की मैं बात करूं, प्राइम नंबर को हम लोग 2 भागों में बांट सकते हैं। प्राइम नंबर को हम लोग 2 भागों में बांट सकते हैं। कैसे कैसे? प्राइम नंबर को हम लोग 3 भागों में बांट सकते हैं। 2 भागों में ही क्यों? 3 भागों में बांटिए। ठीक है, देखिएगा, प्राइम नंबर, प्राइम नंबर, प्राइम नंबर को नहीं हम लोग कह सकते हैं, चलिए प्राइम नंबर को ही बांटिए, 2 भागों में बांटिए। ठीक है, प्राइम नंबर मीन्स होता है अभाज्य संख्या। इसको हम नाम दे सकते हैं को प्राइम। इसकी हिंदी लिख सकते हैं आप लोग, अभी मैं बता रहा हूं इसकी हिंदी। एक आप लिख सकते हैं ट्विन प्राइम। देखिएगा, आप को प्राइम को सहअभाज्य संख्या मान सकते हैं, सहअभाज्य संख्या। इसको जुड़वा अभाज्य संख्या कह सकते हैं, इसको सहअभाज्य संख्या, इसको जुड़वा अभाज्य संख्या कहते हैं। अब देखिए, ट्विन क्या होता है और ये क्या होता है, इन दोनों के बारे में हम लोग समझ लेते हैं। ठीक है, देखिएगा, बहुत बारीकी बारीकी चीज आप लोग को मैं बता रहा हूँ, इसको नोट करते जाइएगा। ठीक है, क्योंकि आपको हमेशा बार बार नोट नहीं बनाना है कि अरे ये मेरी संख्या छूट गई, ये चीज़ मैं नहीं पढ़ा हूँ, ये सब नहीं होना चाहिए। आप
नोट करते जाइए एक एक टॉपिक को, मैं आपके सारे डाउट को क्लियर करते जाऊंगा, ठीक है। आप कमेंट जरूर करिएगा कि सर ये चीज़ पढ़ा दीजिए, तो उसको हम लाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। देखिएगा, को प्राइम, को प्राइम को हम लोग जानते हैं, इसकी परिभाषा हम दे सकते हैं क्या, ऐसी दो युग्म युग्म जिनका HCF का मतलब समझ रहे हैं आप लोग, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब क्या, मस, क्या मस, आप लोग मस आप लोग जानते होंगे, ये होता है मस इसका, HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब मस क्या हो, एक हो, म से कितना होना चाहिए, एक हो, उनके जो दो युग्म होंगे जैसे 3 और 4, इसके बीच क्या होगा, म से एक होगा, वो आपकी कहलाती है सहभाज्य संख्या। तो आपका म से क्या हो, एक हो, एक हो, उसे सहभाज्य संख्या कहते हैं, ठीक है, इसे सहभाज्य संख्या कहेंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप लिख सकते हैं क्या, कि यहाँ पर 3 4, 2 3, 5 7, 10 3, देखिए कोई अदर संख्या हो सकती है, कोई अभाज्य संख्या के साथ कोई अदर संख्या ले सकते हैं जो उसके डिविजिबल ना हो। देखेंगे कि इसका मस क्या आएगा, एक आएगा, इसका भी मस एक आएगा, इसका भी मस क्या आएगा, एक आएगा, इसका भी मस एक आएगा। तो जिन दो युग्म, जो युग्म संख्या होगी जिसका जोड़ा होगा उनके बीच क्या हो, मस एक हो, तो वह कहलाती है को प्राइम संख्या। क्या, को प्राइम संख्या, उनका मस एक होना चाहिए, जोड़ा हो, उसका मस एक हो, तो उसे कहते हैं हम लोग क्या, को प्राइम नंबर, यानी सहअभाज्य संख्या कहते हैं। क्या इतनी सी बात आप लोग को क्लियर हुई? अगर इतनी सी बात आप लोग को क्लियर हुई तो जल्दी से आप लोग कमेंट में यस या नो टाइप करिए, ठीक है। अगर हाँ है तो ठीक है, ना है तो भी ठीक है, क्या ही करना है ना। अब देखिए ट्विन प्राइम नंबर क्या होता है, जिन, लिख सकते हैं, जिन दो अभाज्य संख्याओं में अंतर कितने का हो विद्यार्थी, दो का हो, दो का हो, उसे ट्विन प्राइम नंबर कहते हैं, प्राइम नंबर कहते हैं, ठीक है। ये ट्विन प्राइम नंबर कहलाएंगे। अगर मैं बात करूं विद्यार्थी यहाँ पर कि यह 1 से 100 तक कितने ट्विन प्राइम नंबर होते हैं, तो आपके टोटल 8 होते हैं, ट्विन प्राइम नंबर टोटल 8 होते हैं। चलिए हम और आप मिलकर इसको ज्ञात करते हैं, ठीक है, जिसमें दो का अंतर होगा, बताइएगा कौन कौन सी हो सकती हैं। एक है आपका 3 5, एक है 5 7, एक है 11 13, एक है 17 19, और एक है आपका 17 19 हो गया, 29 31। वो अभाज्य होनी चाहिए, वो संख्या क्या होनी चाहिए, अभाज्य। इसमें क्या है कि अभाज्य भी ना रहेगा, लेकिन म से एक आ गया तो यह सहअभाज्य संख्या कहलाएगी, ठीक है, ये तो क्लियर है। लेकिन यहाँ पर टोटल और टोटल आपका क्या होना चाहिए, अभाज्य संख्या होना चाहिए, पूरा टोटली रूप से अभाज्य संख्या होनी चाहिए। और उसमें अंतर कितना का होना चाहिए, दो का होना चाहिए। देखिए 29 और 31 का म से क्या आएगा, एक आएगा, ये भी इसमें अंतर, देखिए एक आएगा, सॉरी क्या बोलते हैं इसका, अंतर क्या आएगा, दो, लेकिन इसका मसा क्या होगा, एक होगा, ठीक है। जितनी भी अभाज्य संख्या है आपकी, उसका मसा एक आएगा, अगर दो संख्या को लेते हैं आपस में तो, ठीक है। चलिए, और आपका क्या है, आपका 41 43, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, दो और है, देख लेते हैं क्या क्या है। 41 43 हो गया, 53 नहीं है, 59 61, 59 61, और क्या है, 71 73, 71 73। इसके अलावा मुझे नहीं लगता है कि और कोई अभाज्य संख्या ट्विन प्राइम नंबर होगा। अच्छा, इसकी संख्या कितनी होती है, इसको लिख सकते हैं, 1 से 100 तक 8 ट्विन प्राइम नंबर, ट्विन मीन्स होता है जुड़वा, ठीक है, ट्विन प्राइम नंबर होते हैं, प्राइम नंबर होते हैं।
होते हैं। ठीक है, हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग को ये चीज़ समझ में आई होगी, भली बात थी। ठीक है ना, जल्दी से इसको नोट करिए, फिर उसके बाद अगले टॉपिक पे चलते हैं। ठीक, चलिए अगले टॉपिक पे चलते हैं ना। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं क्या, एक आखिरी बचा है आपका परफेक्ट नंबर। आखिरी बचा है परफेक्ट नंबर। ठीक है, परफेक्ट नंबर, इसको पढ़ लेते हैं हम लोग परफेक्ट नंबर के बारे में। ठीक है, थोड़ा सा पानी पी लिया जाए, है ना। परफेक्ट नंबर पढ़ लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो देखिएगा परफेक्ट नंबर क्या होता है, समझिएगा। अब इसके बाद के बस सारे क्वेश्चन करना है हम लोग को। ठीक है, परफेक्ट नंबर, परफेक्ट नंबर हम लोग को पढ़ना है। परफेक्ट नंबर क्या होता है, इसको थोड़ा समझिएगा। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग इसकी दो परिभाषा मिलती है। तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग कुछ और है परिभाषा, बट मीन एक ही है, और जो हम लोगों ने बनाया है उसकी भी मीन एक ही है, लेकिन परिभाषा थोड़ा सा अलग है। देखिएगा क्या है परिभाषा इसकी। अगर मैं देखूं यहाँ पर इसकी परिभाषा मैं लिखना चाहूँ एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग लिखें हम लोग, तो इसकी परिभाषा लिख सकते हैं क्या, ऐसी संख्या जिनके गुणन खंडों का योग संख्या से दो गुना हो, यह हो है, वे परफेक्ट नंबर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, वे परफेक्ट नंबर कहलाते हैं। कहलाते हैं, ठीक है, वे परफेक्ट नंबर कहलाएंगे। ठीक, लेकिन बात करते हैं यहीं पर कि इसकी दूसरी परिभाषा क्या होगी, इसको हम दिखाएंगे भी आपको। ठीक है, लेकिन इसकी दूसरी परिभाषा को लिखना चाहूँ मैं तो कैसे लिख सकता हूँ, देखिएगा है तो मीन एक ही है, दोनों का मीन एक ही है। दूसरी परिभाषा मैं लिखूं जो हम लोगों ने बनाया अपने अकॉर्डिंग, ये एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग है, हम लोगों ने अपने अकॉर्डिंग बनाया है क्या इसकी परिभाषा, कि ऐसी संख्या जिनके गुणनखंडों का योग, कुछ लिखना है क्या, स्वयं को छोड़कर, का योग संख्या के बराबर हो, संख्या के बराबर हो, संख्या के बराबर हो, उसे परफेक्ट नंबर कहते हैं। जैसे विद्यार्थी समझना है आप लोग को कि परफेक्ट नंबर क्या क्या है, इसको भी देख लीजिए। अगर मैं बात करूं, मैंने इस जो पहली परिभाषा इसकी थी, जो पहली परिभाषा थी, इसके अकॉर्डिंग यदि मैं देखूं तो नंबर्स कौन कौन से होंगे देखना है आपको। अगर मैं 3 को ले लूं, दो को मैं 2 से स्टार्ट करता हूं, अगर मैं 2 को लूं तो देखिएगा 2 का फैक्टर क्या होगा, 1 और 2 होगा। मैंने पहली अकॉर्डिंग जो पहली परिभाषा थी क्या, कि मैंने बोला इसके गुणनखंडों का योग, दो जो डिवाइड करता है, जो डिवाइड करता है, इसका योग क्या आएगा, 3 आएगा। अब ना संख्या के बराबर है ना ही दुगना है, दुगना होना चाहिए। अगर स्वयं की संख्या को लिया हूं मैं तो दुगना होना चाहिए, तो बताइए 2 दूना 4 होना चाहिए, आया क्या 3। अगर मैं 2 को हटा दूं तो क्या 1 और 2 आपस में बराबर होंगे, नहीं होंगे, तो इसलिए क्या है आपका परफेक्ट नंबर नहीं होगा। अब
3 को मैं देखता हूँ, देखिए 3 का और 1 फैक्टर है, यदि इसको जोड़ता हूं मैं तो कितना प्राप्त होता है 4। इस संख्या का ये दोगुना होना चाहिए। अगर इसका मैं गुणा करूं तो 3 दूना 6 होना चाहिए, लेकिन आया का इसका फैक्टर का योग 4 आ गया, इसलिए यह क्या है, परफेक्ट नंबर नहीं है। अब आपको इसी प्रकार से देखना है, 5 का भी कर लेते हैं, नहीं होगा, 4 का कर लीजिए। आपके दिमाग में आएगा सर 4, एक बार चेक करिए, तो चेक करते हैं। 4 तो 1 से कटेगा, 4 2 से भी कटेगा और 4 4 से भी कटेगा, है ना, डिवाइड होगा। तो बताइएगा आप कि 1 और 4 और 2 को मैं जोड़ता हूं तो 4 2 6 1 7। अब बताइए दुगना है इसका, है दुगना? नहीं है दुगना, दुगना नहीं है। अगर मैं 4 को हटाता हूं, साइड में करता हूं, ठीक है, और बस इन्हीं दोनों को जोड़ता हूं तो देखिएगा 3 आ गया। क्या यह संख्या के बराबर है? देखिए 4 के बराबर हो गया क्या? नहीं है, तो इसलिए आपका परफेक्ट नंबर नहीं है। अब 5 को भी चेक करेंगे तो नहीं मिलेगा। लेकिन अब 6 की बारी आती है, मुझे दिखाना भी तो पड़ेगा कि हमने बता दिया परिभाषा, बस लिख दिया चले गए, आपको दे दिया याद करने के लिए हो गया। लेकिन ऐसा नहीं करना, हमको समझना है। मैथ एक समझने वाली चीज़ है, बस याद करते जाएंगे तो याद करने से कुछ नहीं होगा। जब तक नहीं समझेंगे तब तक नहीं हल कर पाएंगे, तो समझना भी पड़ेगा आपको, ठीक है। तो देखिएगा अब यहाँ पर देखिएगा 6 को लेता हूँ मैं। अगर 6 का मैं लेता हूँ फैक्टर करिएगा, देखिए 1 है, 2 है, 3 है और एक संख्या स्वयं है 6। देखिए इन सभी का योग करिएगा थोड़ा, देखिए आपको मिलेगा क्या, 1, इसको जोड़िएगा, इसको जोड़िएगा, क्या मिला आपको, 12 मिला। देखिए 2 1 3, 3 3 6, 6 6 12, जो स्वयं को लिया तो संख्या का दुगुना हो गया। आप देखेंगे कि यहाँ पे संख्या का दुगुना मिल गया, संख्या का दोगुना मिल गया। यदि मैं 6 को हटा दूं, इसको मैं हटा दूं, मेरी दूसरी परिभाषा क्या कहती है, संख्या का योग के बराबर हो जाए, संख्या गुणनखंडों के योग के बराबर हो जाए तो क्या होगी, वो परफेक्ट नंबर होगी। अगर मैं 6 को हटा दूं तो इसको जोड़िएगा, देखिए इसको जोड़िए, 1 2 3 3 6, तो संख्या के बराबर हुआ क्या, संख्या के बराबर हुआ क्या, यदि संख्या के बराबर है मेरे प्यारे विद्यार्थी, तो आपका ये क्या है, परफेक्ट नंबर है। उसके गुणनखंडों का योग अगर यदि संख्या के बराबर हो या संख्या के दोगुना हो तो वो आपका क्या होगा, परफेक्ट नंबर होगा। क्या इतनी सी बात आपको समझ में आई? बताइएगा, यदि समझ में आई तो आगे बढ़ा जाए। अब दूसरी क्या है, दूसरी चेक करिएगा, आप लोग चेक करिएगा, मैं तो लिख देता हूँ यहाँ पे 6 पहली पे आपकी और दूसरी 28 है। 28 को मैं चेक कर लेता हूँ आप लोग के सामने कि 28 कैसे है। देखिए 28 का मैं फैक्टर करूँ तो 1 2, ये 4 से भी डिवाइड होगा और यह 7 और ये 14 और स्वयं संख्या 28। जोड़िएगा मेरे भाई कि कैसे होगा यह, कि 1, इसको जोड़िएगा, इसको जोड़िएगा, इसको जोड़िएगा, देखिए कि क्या प्राप्त होगा। देखिए यदि आप जोड़ते हैं 2 1 3 4 3 7 7 7 14 14 14 28 28 28 56 हो गया। ये 56 हो गया, क्या संख्या का दुगुना है, 28 का दुगुना है कि नहीं, बताइए, ये 28 का दुगुना है कि नहीं, 56 28 का दुगुना है, जी सर 28 का दुगुना है। क्या यह परफेक्ट नंबर है? जी सर ये परफेक्ट नंबर है, क्योंकि आपके पहले जो परिभाषा थी उसको यह फॉलो किया था, ठीक है। अब दूसरी परिभाषा सर क्या है, आपने कहा कि सर दूसरी परिभाषा को थोड़ा बता दीजिए। जो दूसरी परिभाषा मैंने क्या बोला, संख्या स्वयं को छोड़कर, तो 28 स्वयं है ना, इसको छोड़ दिया गया। यदि इसको जोड़िए आप लोग, देखिए 2 1 3 3 4 7 7 7 14 14 4 14 और 14 28 हुआ, इन सभी को जोड़ेंगे आप तो 14 28 मिल जाएगा। क्या यह इस संख्या के बराबर है? बताइए मेरे भाई, क्या यह इस संख्या के बराबर है? अगर इस संख्या के बराबर है भाई तो ये क्या होगा, आपका परफेक्ट नंबर होगा, ठीक है। क्या आपको इतनी सी बात समझ में आई कि नहीं आई? आई ना? जब आ गई बात समझ में तो लिख लीजिए इसको, और आपके लिए होमवर्क रहेगा क्या, कि एक इसके अलावा कमेंट करना है परफेक्ट नंबर, इसके अलावा परफेक्ट नंबर आप लोग का होमवर्क रहेगा। एक 28 6 एक 28 है, इसके अलावा और कौन से परफेक्ट नंबर होते हैं आप खोजबीन करके कमेंट करिएगा। यदि आप पूरा वीडियो देखते हैं तो कमेंट करिएगा कि आपका इसके अलावा और कौन कौन परफेक्ट नंबर होते हैं। आपको ये कमेंट करके बताना है कि और कितने परफेक्ट नंबर होते हैं। होते तो बहुत सारे होंगे, लेकिन
कम ही बताना है, 2 या 3 बता दो आप लोग कमेंट करके कि ये भी आपका परफेक्ट नंबर है, कहीं से भी खोज कर। क्या कि यदि आपको खोजने के लिए मैंने दे दिया तो आप लोग खोजेंगे, उसको सीखेंगे कि हाँ अन्य भी परफेक्ट नंबर होते हैं, उसका भी फैक्टर का योग संख्या के बराबर या संख्या के दुगने के बराबर होता है ना? तो आप लोग को यदि बात समझ में आ गई तो हम लोग का जो बेसिक था, जो बेसिक थ्योरी थी वो कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, इस पे बेसिस जो क्वेश्चन आए हुए हैं एग्जाम में, इसको हम लोग अगली वीडियो में सीखेंगे। ठीक है, अगले क्लास में हम लोग सीखेंगे। तो यदि यदि विद्यार्थी आप लोग को क्लास अच्छी लगी हो तो आप लोग से आग्रह है कि आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों तक शेयर करिए ताकि अधिक से अधिक लोग लाभान्वित हों। ठीक है, और चैनल को जो लोग नए हैं वो लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जो नोटिफिकेशन है सबसे पहले उन लोग के यहाँ पहुँचे। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।